आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आई होप बिल्कुल आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। आज हम आपको पढ़ाएंगे बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर की क्लास को, और जो इसका सब्जेक्ट है रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी, नवीकरणीय ऊर्जा और हरित तकनीकी। ठीक है, तो आज की क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे विंड एनर्जी। जो मेरा टॉपिक है आज का वो है विंड एनर्जी यानी पवन ऊर्जा। तो आज जो है जो नवीकरणीय रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं एनर्जी के, वो बहुत तेज़ी से उसका इम्प्रूव हो रहा है और उसका बहुत तेज़ी से उपयोग उसका बढ़ रहा है, क्योंकि जो अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं जैसे कि पेट्रोलियम, कोयला और आपके नेचुरल गैस अन्य, तो इस पे हमारी निर्भरता को कम करना है। इसकी खपत बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसके बनने में काफ़ी समय लगता है, जिसके कारण से नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत एक विकल्प रूप में उभरते हुए सामने आ रहे हैं। ठीक है, जो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं उनका निर्माण बहुत तेज, मतलब कि वो अच्छे होते हैं, वो जल्दी नष्ट नहीं होने वाले होते हैं और बहुत तीव्र से उनका निर्माण प्रकृति में स्वयं चलता रहता है। मतलब उनकी मात्रा बहुत ज़्यादा है और वो अच्छे हैं, बिना कभी नष्ट नहीं होने वाले हैं और उनका बहुत अच्छा सोर्सेज है, तो वो हमारे लिए ऊर्जा के एक विकल्प रूप में उपयोग किए जा रहे हैं। तो इसका जो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं वो अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत पर निर्भरता को कम कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी में हमारा एक जो पवन ऊर्जा है वो एक बहुत ही अच्छा ऊर्जा का विकल्प रूप में जो है वो नवीकरणीय स्रोत के रूप में उभरता हुआ ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, इसका उपयोग अच्छे से हम करके कई प्रकार के कार्यों को, जैसे कि हाइड्रोलिक, जैसे कि पवन ऊर्जा को हम कई प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तित करके, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके या फिर मैकेनिकल ऊर्जा में परिवर्तित करके हम उससे कई प्रकार के जो है वो कल कारखानों को और पानी उठाने का काम हो गया, फार्म हाउसेस पे कई सारे कार्य हो गए, उसको हम संचालित कर सकते हैं। तो पवन ऊर्जा एक ऊर्जा का बहुत ही उभरता हुआ सोर्स है, जहाँ पर हवा की गति जो है वो लगभग 150 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की ज़्यादा स्पीड में चलती है। वहाँ पर हम हवा की ऊर्जा को अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, और इसको दूसरी ऊर्जा में कन्वर्ट करके कई सारे प्रकार से हम इसको अपने फार्म पर, एग्रीकल्चर कृषि में अपना उपयोग जो है वो कर सकते हैं। तो आइए उसी के बारे में हम जानते हैं कि किस प्रकार से हम पवन ऊर्जा का उपयोग जो है वो कर सकते हैं। तो पवन ऊर्जा का सबसे पहले मैं परिचय दूंगा कि इंट्रोडक्शन टू विंड एनर्जी, कि विंड एनर्जी क्या होती है। यानी कि जो पवन ऊर्जा होती है जिसको हम क्या कहते हैं, विंड पावर कहते हैं। क्या कहते हैं, विंड पावर। ठीक है, या विंड एनर्जी और एनर्जी। ठीक है, एनर्जी, विंड पावर या विंड एनर्जी कहते हैं। तो पवन ऊर्जा एक लोकप्रिय संधारणीय नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, जिसका जीवाश्म ईंधन जलाने की तुलना में पर्यावरण पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। ऐतिहासिक रूप से पवन ऊर्जा का उपयोग पाल, पवन चक्कियों और पवन पंपों में किया जाता है, लेकिन आज इसका उपयोग जो है वो अधिकतर विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जा रहा है। ठीक है, तो पवन ऊर्जा एक प्रकार का नवीकरणीय ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है और इसको कई प्रकार से हम परिवर्तित करके, जैसे जीवाश्म ईंधन के रूप में और इसको विद्युत पंप उत्पन्न के रूप में। लेकिन पहले क्या था, देखियो, पहले इसका जो पवन ऊर्जा पर, जहाँ पर हवा की गति तेज होती थी, वहाँ पर बड़े बड़े पंखे लगे होते थे और उन पंखों से हम पवन चक्कियों को संचालित करते थे। पवन चक्कियों तक ही इसका उपयोग सीमित था। पवन चक्कियों से हम कई प्रकार की ऊर्जा का उपयोग करके पानी को उठाने के रूप में या फिर मशीनों को चलाने के लिए करते थे। लेकिन आज जो है इसका पवन ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करके, परिवर्तित करके उसका उपयोग हम कई प्रकार से कर रहे हैं। तो पवन ऊर्जा एक निरंतर हमारे लिए ऊर्जा का एक अच्छा उत्पादन का सोर्स जो है वो बनते हुए शामिल हो रहा है। ठीक है, मतलब कि पहले पवन ऊर्जा का इतना यूज़ नहीं था, लेकिन वर्तमान समय में जब हम उसको पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर रहे हैं तो फिर उसका उपयोग अधिकतर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, उसका यूज़ हमारे लिए बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, उसको एक नवीकरणीय का अच्छा स्रोत के रूप में हम मानते चले आ रहे हैं। ये चीज़ें हैं। इसके अलावा जैसे कि वायु एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। हवा को एक अच्छे संसाधन के रूप में उपयोग करने के लिए हमें
वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना होता है और थर्मल पावर स्टेशनों, ऑटोमोबाइल और घरेलू दहन आदि के कारण होता है। ठीक है, तो ये कहना है कि ये जो पवन ऊर्जा होती है था विंड एनर्जी होती है, इसका किसी प्रकार से साइड इफेक्ट नहीं होता है, मतलब ये किसी प्रकार से जो है वो इसका कोई नुकसान नहीं होता है। ये प्रदूषण अप्रदूषणकारी होते हैं, इसमें कोई पॉल्यूटेंट नहीं होते हैं, मतलब ये किसी प्रकार से प्रदूषण फैलाने का काम जो है वो नहीं करते हैं। ठीक है, और ये पूरा इको फ्रेंडली होते हैं, इससे किसी प्रकार की जो है वो विषाक्त चीज़ें नहीं निकलती हैं, मतलब वातावरण को बिल्कुल शुद्ध साफ रखने में मदद करती हैं। और इसमें इसके उपयोग के लिए हमें वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना होगा, जो कि उद्योग, थर्मल पावर स्टेशनों, ऑटोमोबाइल, तो मतलब कि ये कहना है कि जो तमाम प्रकार की प्रदूषणकारी चीज़ें हैं, जो हम जैसे कि यातायात के संसाधन हो गए और थर्मल पावर स्टेशनों हो गए और ऑटोमोबाइल, घरेलू दहन आदि के जो उपयोग होती है, ऊर्जा होती है, उससे कई प्रकार के प्रदूषण निकलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कहना है कि प्रदूषणकारी तत्वों को पवन ऊर्जा के माध्यम से कम किया जा सकता है, उस पर निर्भरता को घटाया जा सकता है। और वायुमंडल में हमेशा कई हानिकारक गैसें शामिल होती हैं। ठीक है, तो वायुमंडल में कई सारी हानिकारक गैसें शामिल होती हैं, ये वायु की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं और इसे जीवित जीवों के लिए अनुपयुक्त बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो है वायु में कई सारे विषाक्त पदार्थ होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि वातावरण की गैस को, जो कि वातावरण की जो शुद्ध होती है, जो जीवनदायिनी ऑक्सीजन होती है, उसकी मात्रा को कम कर देते हैं। ठीक है, तो हवा में फैल करके सांस के माध्यम से व्यक्ति के अंदर जाते हैं, तो कई सारी बीमारियां, सांस संबंधी बीमारियां जो है वो, लंग संबंधी या फेफड़े संबंधी बीमारियां जो है वो व्यक्तियों में हो जाती हैं। तो मतलब ये कहना है कि जो ये तमाम प्रकार के जो हम उपयोग कर रहे हैं, तमाम प्रकार के ईंधन से संचालित ईंधन का दहन कर रहे हैं, ईंधन के दहन से ऊर्जा जो प्राप्त कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं वातावरण को नुकसान पहुंचा रही हैं। ठीक है, तो उस ऑप्शंस में, उस कंडीशन में विंड एनर्जी एक अच्छा स्रोत के रूप में उभरता हुआ देखा गया है। और चलती हुई हवा को पवन कहा जाता है, ऊर्जा पैदा करती है। सौर ऊर्जा की तरह पवन ऊर्जा भी ऊर्जा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण गैर पारंपरिक स्रोत होता है। ठीक है, तो जो बहती हुई ऊर्जा होती है, जो हवा की गति होती है, जिस हवा की गति से तेजी से हवा बहती है, ठीक है, पहाड़ी क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्रों की जो हवा की गति बहती है, उसी जो गति होती है उसी को हम पवन ऊर्जा के नाम से जो है वो जानते हैं। सौर ऊर्जा की तरह से, सोलर पावर की तरीके से ही पवन ऊर्जा भी एक रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत जो है वो कहा जा सकता है। ठीक है, इसके भारत में पवन ऊर्जा का बहुत ही महत्व है, क्योंकि यहाँ बड़े तटीय पहाड़ी और रेगिस्तान है। यहाँ बिजली उत्पादन और पानी पंपिंग के लिए पवन ऊर्जा का सावधानी पूर्वक दोहन जो है वो किया जा सकता है। तो मतलब कहने की मतलब है कि भारत में पवन ऊर्जा का बहुत ही अच्छा क्षेत्र है, बहुत ही अच्छा स्कोप है। यहाँ पर रेगिस्तान है, बड़े बड़े पहाड़ी क्षेत्र हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा पहाड़ी क्षेत्र हैं, जहाँ पर जो है वो तटीय क्षेत्र हैं। ठीक है, नदियों के तटीय क्षेत्र हैं, समुद्र के तटीय क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, बड़े बड़े रेगिस्तान हैं, जहाँ पर हवा की गति जो है वो 200 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा होती है, मतलब कि ज़्यादातर जगहों पे होती है। काफ़ी अच्छे स्रोत है पवन ऊर्जा के। तो उस स्थानों पे क्या है कि हम पवन ऊर्जा का अच्छा उपयोग जो है वो कर सकते हैं और उससे बिजली उत्पादन कर सकते हैं, पानी पंपिंग का काम कर सकते हैं, पवन चक्कियों को संचालित करके कई सारे कार्य जो है वो कर सकते हैं। मतलब कि वहाँ पर जहाँ पर हवा की गति बहुत तेज़ी है, वहाँ पर हम इसका विद्युत उत्पादन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन कर सकते हैं और विद्युत उत्पादन करके कई सारी फॉर्म पर कृषि मशीनरी को संचालित कर सकते हैं, कल कारखानों को संचालित कर सकते हैं, मशीनों को संचालित कर सकते हैं। ठीक है, जिससे हम अच्छे, जो हमारी विद्युत पर निर्भरता है, ठीक है, जो हमारी अन्य चीज़ों पर निर्भरता है, उसको कम किया जा सकता है। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है इसके लिए। इसके अलावा जो है वो बिजली का उत्पादन किया सकता है, कई सारी पवन चक्कियों के माध्यम से पानी को उठाया जाता है, पानी के पंपिंग का काम किया जाता है, जिससे हम फसलों को सिंचाई का काम भी इससे अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा पवन ऊर्जा को यांत्रिक और विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। कैसे किया जाता है? पवन ऊर्जा को मैकेनिकल एनर्जी में और इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। पवन ऊर्जा को मैकेनिकल ऊर्जा में कन्वर्ट करके हम कई सारे कल कारखानों को
चला सकते हैं, मशीनों को संचालित कर सकते हैं और विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करके विद्युत ऊर्जा के द्वारा हम प्रकाश का काम कर सकते हैं फॉर्म पे, और कुछ मशीनों को जो विद्युत ऑपरेटेड मशीनें हैं, इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड मशीनें हैं, उसको संचालित करने का काम जो है वो कर सकते हैं। और पवन ऊर्जा हवा की गति से ऊर्जा प्राप्त करने और उसे यांत्रिक शक्ति और बिजली के उपयोगी रूपों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। ठीक है, पवन ऊर्जा हवा की गति से ऊर्जा प्राप्त करने और उसे यांत्रिक शक्ति और बिजली के उपयोगी रूप में परिवर्तित करने की एक जो है वो प्रक्रिया है। तो कहने का मतलब है कि पवन ऊर्जा जो है वो किसी गति से, हवा की गति से ऊर्जा प्राप्त करने और उसे यांत्रिक शक्ति में बिजली के लिए उपयोगी रूप बनाने की एक अच्छी जो है वो प्रक्रिया कही जा सकती है। और आज अधिकांश पवन ऊर्जा टरबाइनों में से आती है, अनिवार्य रूप से विशाल पवन चक्कियाँ। ठीक है, तो ये जो विद्युत टरबाइंस होती हैं, टरबाइंस के द्वारा जो है वो जो टरबाइंस बड़े बड़े पंखों में लगी होती हैं, और इन टरबाइंस के माध्यम से क्या होता है कि हवा की जब इन टरबाइन से जो है वो इन पंखों से जब हवा टकराती है तो वो तेज़ी से पंखे चलते हैं, और इनके चलने से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उससे हम कई प्रकार से जो है वो पवन चक्कियों के रूप में उसका हम उपयोग करते हैं, और फिर उसे कन्वर्ट करके कई सारे कल कारखानों में होने वाले कार्य, जैसे कि अनाज की पिसाई करना और तेल निकालना अनाज से, कई सारे कार्य जो है वो किया जा सकता है। तो ये यांत्रिक ऊर्जा में, पवन ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करके कई सारे फॉर्म पे वर्क जो है वो किए जा सकते हैं। ये इसका अच्छा उपयोग जो है वो होता है। इसके अलावा हवा टरबाइन के पॉपुलर, ठीक है, हवा टरबाइन के पॉपुलर जैसे 2 या 3 ब्लेडों को टरबाइन के रोटेटर के चारों ओर घुमा देती है। रोटर एक मुख्य शाफ्ट से जुड़ा होता है जो कि बिजली बनाने के लिए जनरेटर को घुमाता है। ठीक है, ये कहना है कि ये टरबाइंस होते हैं पंखे में, 3 पंखों के टरबाइंस होते हैं, टरबाइन संचालित होते हैं, तो उससे जो है वो जुड़ा हुआ विद्युत जनरेटर होता है। तो टरबाइंस जब तेज़ी से घूमते हैं तो जनरेटर स्टार्ट हो जाता है, और फिर ये विद्युत ऊर्जा जब मैकेनिकल ऊर्जा में परिवर्तित होती है, फिर उससे तमाम प्रकार के कार्य जो है वो किए जा सकते हैं। इसके अलावा पवन ऊर्जा कैसे काम करती है, अब बात करें कि वर्क कैसे होता है, पवन ऊर्जा कैसे कार्य करती है। तो पवन ऊर्जा का वास्तव में सौर ऊर्जा का ही एक रूप होता है। ठीक है, मतलब एक जो है बात किया जाए तो पवन ऊर्जा एक सौर ऊर्जा यानी सोलर पावर का एक रूप होता है, और सूर्य के प्रकाश के कारण पृथ्वी की सतह पर तापमान में अंतर होता है, और सतह के तापमान में अंतर गर्म हवा को ऊपर उठने और हवाएं बनाने के लिए मजबूत करता है। तो मतलब ये कहना है कि पवन ऊर्जा एक सौर ऊर्जा का रूप होता है, और जब सौर ऊर्जा के द्वारा हवा गर्म होती है तो हवा गर्म जो होती है, और वो तापमान को, हवा जब गर्म होती है तो वायुमंडल के टेम्परेचर को बढ़ा देती है, और उसके पश्चात तापमान में अंतर होता है। हवा के द्वारा ही तापमान में घटता है, तापमान बढ़ता है। तो कहीं ना कहीं जो है वो इसका एक रूप ही कहा जाता है, और इससे के लिए जो है वो इससे अलग अलग रूपों में टेम्परेचर यानी हवाएं परिवर्तित हो जाती हैं। इसीलिए इन हवाओं से ऊर्जा प्राप्त करना सौर ऊर्जा का एक कार्य ही कहा जा सकता है। और पवन ऊर्जा के बारे में कुछ अन्य तथ्य हैं। पवन ऊर्जा के बारे में कुछ रोचक तथ्य ये हैं, ठीक है, कुछ टर्म्स ये हैं कि जैसे सबसे बड़े पवन टरबाइन लगभग 600 घरों की ईंधन देने के लिए पर्याप्त बिजली का उत्पादन करते हैं। यानी कि जो सबसे बड़े टरबाइंस होते हैं वो लगभग 600 घरों में, एक टरबाइन जो है वो लगभग 600 घरों को क्या देते हैं, ईंधन, फ्यूल देने का काम जो है वो करते हैं। तो इतना बड़ा है कि सबसे बड़े जो टरबाइन होते हैं लगभग 600 घरों को जो है ईंधन देने का कार्य जो है वो कर सकते हैं। तो ये चीज़ें काफ़ी रोचक है। और विश्व स्तर पर जर्मनी में सबसे अधिक पवन ऊर्जा क्षमता है, इसके बाद स्पेन है, अमेरिका है, भारत और डेनमार्क है। मतलब ये कहा जाए कि विश्व स्तर पर, वर्ल्ड लेवल पर सबसे ज़्यादा जो पवन ऊर्जा प्रोडक्शन करता है वो है जर्मनी है, इसके बाद फिर आपका स्पेन है, अमेरिका है, भारत है, डेनमार्क है। ये सारे जो है वो सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त करने के सोर्स होते हैं। इसके बाद फिर नवीकरणीय ऊर्जा, विशेषज्ञों का मानना है कि 2050 तक पवन ऊर्जा दुनिया की 1/3 बिजली आवश्यकता को समाधान हो सकती है। तो मतलब कि जो नवीकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल ऊर्जा के स्पेशलाइज्ड हैं, विशेषज्ञ हैं, उनका ये कहना है कि 2050 तक लगभग 1/3 जो जितना भी मतलब कि जो बिजली की आवश्यकता है
उसका 1/3 भाग पवन ऊर्जा से प्राप्त होगा। मतलब विशेषज्ञों का ये कहना है कि 1/3 यानी जो टोटल विद्युत पर निर्भरता है उसका 1/3 जो है वो 2050 तक जो है उसका 1/3 भाग जो है वो पवन ऊर्जा के द्वारा किया जाए। कितनी अच्छी बात है कि पवन ऊर्जा पर निर्भरता जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, मतलब कि विद्युत ऊर्जा पे निर्भरता कम हो जाएगी और पवन ऊर्जा के द्वारा जो है वो विद्युत उत्पन्न करके हम विद्युत को प्राप्त कर पाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा जो है वो ये इसका स्रोत है और ये मानना है, कॉन्सेप्ट है। और पृथ्वी पर हवा की उच्चतम गति 231 मील प्रति घंटे दर्ज की गई है। यानी पृथ्वी पर जो उत्तम गति है वो कितना की गई है, 231 मील प्रति घंटे, 231 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चलती हैं और उसका अच्छा उपयोग जो है वो किया जा सकता है कहीं ना कहीं। तो ये चीज़ें हैं। और इस पवन ऊर्जा का उपयोग की बात की जाए, पवन ऊर्जा का उपयोग नदी और समुद्र में नौकाओं को चलाने और लोगों और सामग्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए किया जाता है। तो पवन ऊर्जा का उपयोग की बात की जाए कि नाव जो है वो पवन के द्वारा ही संचालित होती है, ठीक है। हवाओं के द्वारा नाव को एक स्थान दूसरे स्थान पर, नदियों में जो नाव चलती है उस पर सामान लदे होते हैं, व्यक्ति होते हैं, तो उनको एक स्थान दूसरे स्थान पर संचालित करने के लिए पवन ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। और विंड एनर्जी यानी पवन ऊर्जा का उपयोग पवन चक्कियों के माध्यम से जमीन से पानी खींचने के लिए, पंप चलाने के लिए क्या आता है, मतलब जमीन से पानी खींचने के लिए भी पवन ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। और गेहूं और मक्का जैसे अनाजों को पीसकर आटा बनाने के लिए, आटा चक्कियां चलाने के लिए भी पवन ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। तो ये जो टरबाइंस होते हैं, टरबाइंस के द्वारा जो है वो टरबाइंस के द्वारा वो पवन चक्कियाँ लगी होती हैं और पवन चक्कियाँ संचालित होकर के कई प्रकार के अनाजों को पीसने कूटने का काम भी करती हैं। तो पवन ऊर्जा का जो है वो ये भी कार्य है पानी उठाना, और तीसरा कार्य ये होता है कि अनाज को पीसना और अनाज से तेल निकालने का काम भी इससे जो है वो किया जाता है। तो ये कई सारे पवन ऊर्जा के प्रमुख कार्य होते हैं। इसके अलावा बिजली पैदा करने के लिए पवन ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है। पवन ऊर्जा को दुनिया का सबसे तेजी से, ठीक है, ये भी है कि पवन ऊर्जा को दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता ऊर्जा स्रोत माना जा सकता है, ठीक है। तो पवन ऊर्जा को दुनिया की सबसे ज़्यादा ऊर्जा को उभरता हुआ स्रोत के रूप में माना जाता है। ये बहुत ही अच्छी बात है पवन ऊर्जा के लिए। और भारत में पवन ऊर्जा का उपयोग आमतौर पर पवन पंप, पवन बैटरी चार्ज, पवन बिजली, पवन जनरेटर आदि से किया जा रहा है, ठीक है। भारत में पवन ऊर्जा का उपयोग आमतौर पर पवन पंप, पवन बैटरी चार्ज, पवन बिजली जनरेटर आदि के रूप में जो है वो किया जा रहा है, ठीक है। तो इस सब के रूप में पवन ऊर्जा का उपयोग अच्छे से किया जा रहा है। और इस ऊर्जा का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में पानी पंप करने के लिए किया है और यह दूर दराज के गाँव में भी उपयोग हो सकता है। मतलब कि इसका उपयोग गाँव में अच्छा हो रहा है। इस ऊर्जा का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में पानी पंप करने के लिए किया गया है और दूर दराज गाँव में भी इसका उपयोग हो रहा है। जहाँ पर पहाड़ी क्षेत्रों में जो गांव है जहाँ पर हवा की गति बहुत तेज़ है, वहाँ पर पानी पंप करने के लिए, पानी को उठाने के लिए इस ऊर्जा का उपयोग अच्छी तरह से किया जा रहा है और काफ़ी सक्सेसफुल है। मतलब काफ़ी हेल्पलेस है पानी को उठाने का काम जो है इससे, जो जहाँ पर पानी बहुत नीचे है और पानी का सोर्स बहुत कम है वहाँ पर इसका अच्छा उपयोग किया जा रहा है, ठीक है। और सिंचाई के लिए भी खेत में भी इसका अच्छा उपयोग किया जा रहा है। इसके अलावा भारत में पवन से लगभग 20,000 मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती है, ठीक है। तो भारत में पवन से लगभग 20,000 मेगावाट बिजली पैदा की सकती है और हमारे देश के विभिन्न भागों में पवन फार्म एवं पवन चक्कियाँ स्थापित हैं, ठीक है। मतलब ये हमारे देश में पहाड़ी क्षेत्रों में, नदियों के तलहटी क्षेत्रों में, किनारों पे, समुद्र किनारे कई सारी पवन चक्कियाँ स्थापित हैं जिसका भरपूर उपयोग जो है वो किया जा रहा है कई सारे कार्यों के लिए। मतलब 20,000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन उससे किया जा रहा है, ठीक है। ये काफ़ी फैक्ट पॉइंट था। और प्रौद्योगिकी के विकास से आने वाले 10 से 20 वर्षों में पवन ऊर्जा कई देशों में बिजली का सबसे किफ़ायती और पर्यावरण अनुकूल स्रोत बन सकती है। मतलब ये कहना है कि प्रौद्योगिकी का अगर विकास हुआ तो 10-20 वर्षों में जो है वो सबसे किफ़ायती साधन, ठीक है, सबसे सस्ता साधन और सबसे पर्यावरण अनुकूल साधन जो बन करके उभरेगा वो होगा
आपका विंड पावर में किसी प्रकार कोई पॉल्यूटेंट नहीं है, किसी प्रकार का कोई खर्च नहीं है, मतलब एक सस्ता संसाधन के रूप में उभरता हुआ संसाधन है। आने वाले समय में इसका काफ़ी ज़्यादा उपयोग होगा, कई सारी तकनीकियों का विकास होगा इसमें, जिससे इस पर निर्भरता क्या होगी, बढ़ेगी। और जो हमारे अन्य रिसोर्सेज हैं, जो हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, उस पर निर्भरता क्या होगी, कम होगी। ठीक है। इसके अलावा पवन चालित संयंत्र महंगे हैं, केवल वहीं लगाए जा सकते हैं जहां आवश्यकता अनुसार वायु है। तो ये डिसएडवांटेज है। तो उसके अलावा कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। इससे हानियां क्या हैं? हानियां ये हैं कि पवन से विंड से संचालित इंस्ट्रूमेंट हैं वो काफ़ी महंगे हैं। ठीक है। उनको जो पंखों को संचालित, पवन चक्कियों को स्थापित करना, पंखों को, टरबाइंस को स्थापित करना काफ़ी खर्चेलू, मतलब काफ़ी महंगे हैं। सामान्य किसान, सामान्य व्यक्ति उसको आसानी से परचेज नहीं कर सकता। ये भी समस्याएं हैं। अगली समस्या ये है कि जहाँ पर हवा की गति बहुत तेज होती है, एक सामान्य हवा में ये संचालित नहीं हो सकती हैं। जहाँ पर हवा की गति बहुत तेज होती है वहाँ पर ही हम इनको लगा सकते हैं। तो हर जगह तो हवा की गति तेज होगी नहीं, जहाँ पर सामान्य हवा की गति होगी वहीं पर हम इन टरबाइंस को स्थापित कर सकते हैं। तो ये भी एक समस्या है कि भारत में प्रत्येक जगह जो है वो हवा की गति तेज नहीं है, केवल पहाड़ी क्षेत्रों में, रेगिस्तानी क्षेत्रों में ही इसका उपयोग किया जा सकता है। तो ये हर जगह इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। और उच्च पवन गति वाले क्षेत्र पहुंच से बाहर हो सकते हैं अथवा उच्च वोल्ट क्षमता वाले पोरेशन लाइनों से दूर स्थित हो सकते हैं, जिससे पवन ऊर्जा के संचार में समस्या हो सकती है। ठीक है। तो ये कहना है कि पवन ऊर्जा के संचार में समस्याएं हो सकती हैं। कहीं पर हवा गति तेज है, कहीं पे धीमे है, कई सारी चीज़ें हैं। तो हर जगह इसको उपयोग जो है वो नहीं किया जा सकता है बराबर मात्रा में। कहीं पर हवा गति तेज है, कहीं पर धीमी है, तो इसका प्रॉपर संचार हर जगह नहीं हो सकता है। तो ये भी समस्याएं इसके अंदर जो है वो आती हैं। साथ ही विद्युत की आवश्यकता समय के अनुसार घटती बढ़ती रहती है तथा विद्युत उत्पादन को मांग चक्र के अनुसार समायोजित करना होता है। जैसे हैपवन शक्ति की मात्रा या गति में अचानक परिवर्तन हो सकते हैं, अतः यह भी संभव है कि मांग या आवश्यकता के समय यह उपलब्ध ना हो। ठीक है। तो ये इसका समायोजन में कई सारी समस्याएं होती हैं कि जब इसकी मांग हो तब पता नहीं पूर्ति हो कि ना हो। तो मतलब कहीं ना कहीं इसका जो सही से डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बराबर ना होने के कारण कई सारी समस्याएं जो है वो इसके उपयोग में आती हैं। तो ये इसके डिसएडवांटेज हैं। और सतत रूप से एक ही मात्रा में उपलब्ध न होने तथा अविश्वसनीय आपूर्ति के कारण पवन ऊर्जा की व्यवहारिक सुविधा इसके लिए उपयोग उन्हीं क्षेत्रों तक सीमित रह दिया जाता है जहां तो विद्युत की सतत आपूर्ति आवश्यकता नहीं है। ठीक है। तो इसलिए एक चीज़ और है कि जहां पर बिल्कुल विद्युत की पूर्ति नहीं हो सकती है, जहां पर इलेक्ट्रिक पावर पहुंच से बाहर है, बिजली खंभे नहीं लगाए जा सकते हैं, वहीं पर इसका उपयोग किया जाता है। क्योंकि इसकी उपलब्धता जो है वो एक रफ्तार से नहीं है, कभी धीमी होती, कभी तेजी होती है। तो एक सही गति से हवा नहीं पाई जाती है प्रत्येक जगह पे। तो वहाँ पर इसकी टरबाइंस को स्थापित करना समस्या, इसकी टरबाइन से लगातार सतत रूप से विद्युत का उत्पादन करना संभव नहीं हो पाता है, जिससे उसकी पूर्ति जो है वो प्रत्येक जगह नहीं हो पाती है। तो कई सारी समस्याएं भी हैं, हानियां भी हैं, कई सारे इसके लाभ हैं, कई सारी हानियां हैं, जो मैंने डिटेल से आपको जो है वो बता दिया। ठीक है। तो पवन ऊर्जा क्या है और इसके क्या क्या उपयोग हैं, क्या उसके लाभ हैं, क्या हानियां हैं, ये चीज़ें बिल्कुल आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। तो आज की क्लास में स्टूडेंट बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आपको नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।